बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, शरीफ फैमिली के दुबई में डेरे लग चुके हैं। मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे, मरियम नवाज लाहौर से दुबई पहुंच चुकी हैं। बड़ी अहम मुलाकातों की खबरें दी जा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ जो दुबई पहुंचे हैं, सऊदी अरब भी जाएंगे, अपनी पार्टी के तंजीमी मामलात के साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पेरिस में अहम मुलाकातें उन्होंने भी की, और ख़ास तौर पे एक मुलाकात जो 3 बार हुई IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ यही बात की जा रही है, क्या IMF पाकिस्तान के साथ मामलात फाइनलाइज कर लेगा या नहीं करेगा। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, वो तो कहते हैं कि IMF से मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। गोया इस वक्त हुकूमत एक मुतबादल जो है उस निज़ाम के ऊपर भी या सोच के ऊपर भी जा चुकी है कि अगर IMF के साथ मामलात फाइनलाइज नहीं होते तो फिर हमें अपनी मैशत को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का मौजू होंगी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार जनाब अतर काज़मी साहब, जबकि लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अज़हर जावेद साहब। नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं कर लूँ, हो क्या रहा है मुल्की सियासत में? दुबई के डेरे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। जरदारी साहब, बिलावल साहब, कई लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, मुलाकातें बड़ी अहम होंगी। इस वक्त हुकूमत को मसला क्या दरपेश है? कि ये एक बड़ी मुलाकात है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा शरीफ ख़ानदान और उनके तमाम मुतल्लिका अफराद, और इधर से अगर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाते हैं तो एक बहुत बड़े किसी फैसले के लिए जाते हैं। ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होगा कि वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बातें हों या कोई इस तरह के मामलात हों। मेरे ख्याल में कोई बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी जिसको फेस करने के लिए इन्हें आगे बढ़ना होगा। तो बेहतर ये होगा कि जो पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स हों, एस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ पर मौजूद हो। अगर वहाँ मुज़ाकरात इस तरह के हो रहे हैं तो जो लोग भी इस वक्त तक मुल्क को चलाते रहे हैं और पसे आईना और सरे आईना जो चलाते रहे हैं, वो सारे एक जगह पर बैठें, और अगर कोई ऐसा हल निकाल रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें वो आगे बढ़ने की पोजीशन में हूँ तो फिर मिलकर फैसला करना चाहिए। ऐसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें, मसलन IMF की शराइत का इशू है जिसके ऊपर पूरा करना है, तो यकीनन ऐसा हो सकता है। और अगर इसके अलावा कोई इशू है, चूँकि हम बहुत ज़्यादा इस बात की तशवीश होगी पूरे मुल्क के लोगों को कि क्या हमारे जो तमाम असासे हैं वो महफूज हैं, तमाम ज़मीनी असासे, तमाम हमारे हसास असासे, तमाम चीज़ें जो हैं वो सेफ हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात को फेस भी किया जाता है। तो अगर बहुत सी चीज़ें मिलकर करने की हैं तो फिर तमाम फ्रीक मिलकर बैठें और मिलकर तमाम चीज़ों के बारे में यक राय होकर आगे बढ़ें। और मेरे ख्याल में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही है, आपको आगे बढ़ना है, कोई कंप्रोमाइज़ ऐसे नहीं होने चाहिए जिस पर बाद में बैठकर सब पछताते रहें। ठीक है अज़हर जावेद साहब, मैं आपसे इनपुट चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ लंदन में मुकीम थे, जितनी मुलाकातें हुई, जितनी बातचीत हुई, उससे भी आप बाखूबी जो है आगाह है। ये गैर मामूली दौरा है, दुबई आना, फिर सऊदी अरब जाना, मरीम नवाज साहबा का पहुँचना वहाँ पे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सूरत यह कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहीं पे थे और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ पहुंचे हैं, और उनकी गुज़िश्ता रात तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकात भी हुई जिसमें बहुत सारे अमूर डिस्कस हुए। पिछले हफ्ते में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी लंदन में थे और नवाज शरीफ के हवाले से जो उनके केसेस हैं, उनकी नाअहलियत का मामला है, उस हवाले से भी तय हुआ। जो इनका दौरा है वो तकरीबन चंद दिन कबल तय पाया था नवाज शरीफ साहब का, तो वो दुबई जाएंगे। गुज़िश्ता रोज मेरी उनसे तकरीबन 2-2.5 घंटे मुलाकात भी हुई और उसमें उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि वो दुबई जा रहे हैं, उसके बाद अबू धाबी जाएंगे। अबू धाबी में उनकी अहम मुलाकातें, ये मेरे सोर्सेज बताते हैं, और ये मुलाकातें, क्योंकि एक और अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कल लंदन से अबू धाबी पहुंच गए।
और वहाँ पे अहम मुलाकातें हो रही हैं और मेरी सोर्सेज के मुताबिक शाही फैमिली के साथ है। उसके बाद सऊदी अरब के खुसूसी दावत पर, शाही दावत पर नवाज शरीफ जो है वो जो जा रहे हैं सऊदीया, और वहां पर भी उनकी शाही फैमिली के अरकान से जो है वो मुलाकात होती है। इसका बैकग्राउंड मैं जरूर थोड़ा सा बताऊं। अभी चंद दिन कबल जो खबर आई थी कि सऊदीया, कतर और यूएई जो है पाकिस्तान को फंडिंग के लिए तैयार है, यहाँ पर सरमायाकारी के लिए तैयार है। जो मेरी प्रार्थ है कि दोनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो से कबल नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। इन बैकग्राउंड मुलाकातों में नवाज शरीफ के साथ बात होगी, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ जो 2017 के बाद जो राब्ता था वो इतना नहीं था, लेकिन जो अब चीजें आ रही हैं और चाइना भी इस कैंप में शामिल है, तो पाकिस्तान के लिए ये मुलाकातें इस लिहाज से अहम होगी कि जो वो फंडिंग है जिसके लिए तमाम इदारों ने भी कोशिश की है, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उनकी कोशिश की है, और पिछले दिनों उस सेमिनार में भी उन्होंने बताया। तो नवाज शरीफ की जो नाहलियत है उसके हवाले से फैसला हुआ है, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। चैलेंज तो नहीं, वो कौमी असम्बली से खत्म हो रहा है, उसका बिल पास हो जाएगा। दूसरा, उनकी जो सजाएं हैं उसके हवाले से रोड मैप तय पा गया, और जो मेरे मालूमात है नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का ऐलान होते ही पाकिस्तान में होंगे, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, और मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार भी होंगे, और जो नारा होगा नून लीग का वो होगा वजीर आजम नवाज शरीफ। जी अतर काजमी साहब, आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नवाज के पास स्टीयरिंग आ रहा है अगले इंतखाबात में, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को ये मुलाकातें भी करनी पड़ रही हैं, सऊदी अरब जाना, अबू धाबी जाना, यूएई में जाके मिलना। उससे पहले आर्मी चीफ भी कुछ मुलाकातें कर चुके हैं इकानमी के हवाले से, दोस्त ममालिक से, स्पोर्ट के हवाले से। आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये मुलाकातें मुल्की मैशत के हवाले से और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के लिए? देखिए, जहाँ तक मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है, नवाज शरीफ साहब, नून लीग को अगर आप कहा जाए कि नवाज शरीफ के बगैर नून लीग इंतखाबात में जाएगी तो वो कोई खातर खा कामयाबी हासिल कर सकेंगे, तो वो नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब का उनके आने से जमात के अंदर एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि जान पड़ जाएगी इलेक्शन से पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मियाँ साहब वापस आएँ, अपनी जमात को लीड करें, और उनका जो वोटर सपोर्टर है उसके लिए ये एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं, बूस्ट होगा इलेक्शन से पहले। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उनकी मुलाकातें, देखें, मतलब एक ऐसी शख्सियत जो 4 साल से अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकती, जिसके अपने भाई की हुकूमत है लेकिन उनमें इतना नहीं है कि वो अपने मुल्क में वापस आ सकें, उनसे किसने गारंटी मांगनी है? जो मतलब आप देखें ना कि एक पोजीशन में होता है एक शख्सियत जो इस पोजीशन में नहीं है कि जो अपनी मर्जी से टिकट कटा के पाकिस्तान आ सके, उनसे शाही खानदान उनकी गारंटी लेगा? ये मतलब कि ये सोचने की चीज़ है ना। वो क्या है उनके पास शाही खानदान को गारंटी देने के लिए? हाँ, अगर हुकूमत वक्त कोई चीज़ गारंटी दे रही है या दीगर कोई हल्के दे रहे हैं, वो तो समझने की बात है, वो तो बिल्कुल समझ में भी आती है। लेकिन मियाँ साहब तो देखें, वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी तीसरे मुल्क को वो गारंटी देंगे। वो तो अपने भाई की हुकूमत में अपने मुल्क नहीं आ सकते। तो ये जो है, पर उनकी मुलाकात जो होगी जो शहबाज शरीफ साहब से या दीगर जो पार्टी के लोगों से, हाँ, वो पाकिस्तान की सियासत तक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मियाँ साहब आते हैं तो यकीनन उससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। पर कोई फैसला ऐसा भी है इस हुकूमत का जो पाकिस्तान के अंदर हो, कि पाकिस्तान के हवाले से अगर फैसले होने तो अगर मियाँ साहब ने भी दुबई में बैठ के फैसला करना है, वज़ीर आज़म ने लंदन से दुबई जाना है, जरदारी साहब ने पाकिस्तान से कहीं और जाना है, तो ये कौन से मुल्क के फैसले हो रहे हैं? ज़रूरी तो इस चीज़ की है ना, ज़रूरत इस अमर की है कि जो पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले हैं वो पाकिस्तान में हों। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये रोकती है कि जनाब आप फैसला पाकिस्तान में बैठ के ना करें, पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए लोग शिरकत कर लें? ज़रूरी है कि बाहर के मुल्क जाके फैसले कर लें? तो ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, जो अतर साहब ने सवाल उठाए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो आ नहीं सकते, दीगर ममालिक के सरबराहों को गारंटी क्या देंगे? फिर साथ ही साथ फैसले पाकिस्तान के हम देखते हैं कभी लंदन में कभी दुबई में, क्या वीडियो लिंक के ज़रिए पार्टी रहनुमाओं से या पीपल्स पार्टी की क्या से बातचीत नहीं हो सकती? मैं मुत्तफ़िक हूँ अंतर काज़मी साहब से कि कोई अब दौर इतना जदीद हो गया है कि मुलाकात की आधी ज़रूरत रह गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने ख़ानदान के साथ हज के लिए जा रहे हैं, और वो हज करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब, अभी दुबई से, और वो वहाँ फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। 5-6 दिन उनको वहाँ लग जाएंगे, फिर वापसी पर 5-6 दिन दुबई रहेंगे, फिर 2 हफ्ते का दौरा है, फिर लंदन वापस चले जाएंगे।
बाकी जब मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, दुनिया के सरबराहान मुमलिकत के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। वो पहले उम्रे पे भी गए थे तो मोहम्मद बिन सलमान उन्हें मिले थे, हालांकि शहबाज शरीफ तो उस वक़्त नहीं जा सके थे उम्रे पे, हालांकि उन्होंने जाना था, तो वो उनके बगैर ही मोहम्मद बिन सलमान उन्हें मिले थे। अब भी अगर वो दुबई जाएंगे या अबू धाबी जाएंगे तो वहाँ के हुक्मरान उनको मिलेंगे। एक बंदा 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, उसका अपना पर्सनल प्रोफाइल ऐसा है कि वो किसी मुल्क में जाए तो वहाँ का सरबराह मुमलिकत या वहाँ के अहम लोग उसे मिलने के लिए तैयार होंगे। फिर उसका पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक किरदार भी है। कोई हम नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस तो नहीं कर सके कि वो बहुत ही गैर अहम हो गए हैं और कोई उनसे क्यों मिले। लिहाजा हमने देखा जब वो उम्रा करने गए तब भी मोहम्मद बिन सलमान उन्हें मिले। अगर अब वो दुबई जाएंगे तो दुबई के हुक्मरान भी उन्हें मिल लेंगे, अबू धाबी के हुक्मरान भी मिल लेंगे, शारजा के हुक्मरान भी मिल लेंगे। और फिर अगर जरदारी साहब दुबई बहुत ज़्यादा आते जाते हैं और अगर उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हो जाए तो वो भी अपनी जगह एक अहम मुलाकात होगी। बाकी ये बात ठीक है कि अब मुलाकात को इतनी ज़रूरी नहीं है, जूम से, वीडियो लिंक से बहुत सारी मीटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन उनके हैक होने का भी ख़तरा होता है, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, तो एक ज़ाती मुलाकात की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात अगर आप कहें जी पीपल्स पार्टी से करनी है तो वो तो अब इलेक्शंस पे निगरान हुकूमत के हवाले से है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो पिछले हफ्ते माहौल था कि पीपल्स पार्टी से बहुत लड़ाई है वो तो ख़त्म कर दिया जरदारी साहब और बिलावल साहब ने अपनी तकारीर से कि यारों के यार हैं और आजकल यारी नून लीग से है। उन्होंने कहा मैं धोखा नहीं देता, उन्होंने डार साहब को अंकल बना लिया, तो वो माहौल भी ख़त्म हो गया है। मेरे ख़्याल में इस दौरे को ज़्यादा हज के और फिर कुछ ज़ाती समाजी ताल्लुकात के तनाजुर में देखना चाहिए, बाकी किसी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की मैशत की, उसमें दावेदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कि वो सरमायाकारी ला सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दावेदार हैं, वो भी सरमायाकारी ला सकते हैं। फिर दोस्त ममालिक से जो मदद की बात की गई थी, अगर IMF से हमें सपोर्ट नहीं मिलती तो दोस्त ममालिक से जो सपोर्ट मिलेगी उसके लिए भी वर्किंग किस हद तक मुकम्मल है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुशामदीद। अज़र जवेद साहब, आप की तरफ आता हूँ मैं कि ठीक है मुलाकातें अहम हो सकती हैं वहाँ पे जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, लेकिन जिस हम सपोर्ट फ़ंड की बात कर रहे थे कि हमें वहाँ से इमदाद मिलेगी, पैसे मिल जाएंगे, क्या उस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हुई है? फिर शहबाज शरीफ साहब का जो फ्रांस का विज़िट है उसके बाद वो लंदन गए, शहबाज शरीफ साहब कितने पुरुमीद हैं मौजूदा माली क्राइसिस से निकलने के लिए? मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जूम के जरिए मीटिंग्स जो हम अपने कोलीग्स के साथ हो सकती हैं, मातहतों के साथ हो सकती हैं, सरबराहान मुमलिकत के साथ जूम मीटिंग्स नहीं होती। अगर यूएई का अगर बादशाह आपसे मिलना चाहता है, सऊदीया का मिलना चाहता है या कोई अहम शख्सियत मिलना चाहती है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि जूम पे आ जाएं। ये भी एक आपको पता है कि हमारे कई पिछले हुक्मरान एक मुलाकात के लिए कई कई हफ्ते इंतजार किया करते थे। ये जो मुलाकातें हैं, जो मेरी सोर्सेज हैं, जब मैंने डायरेक्ट कल नवाज शरीफ से खुद पूछा कि क्या आप हज करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं हज करने के बाद सऊदीया जाऊंगा। ये मुलाकातों का बड़ा स्पेसिफिक ये दौरा है। इस दौरे के दौरान आप चीजों को समझें। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अगली हुकूमत जो होनी है, निगरान हुकूमत, उस पर बात होनी है, इलेक्शन की डेट पे बात होनी है, और बहुत सारी चीजें जिन पे पहले बातें हो चुकी हैं उनको फाइनल शक्ल देनी है। इसके बाद जो सपोर्ट फंड है उसके लिए अगर यूएई का हुक्मरान मिलना चाहता है नवाज शरीफ का, तो उसे जून पे नहीं मिल सकता। सऊदी अरब का नहीं मिलना चाहता तो उस पर नहीं। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट दौरा है जिसके दौरान पाकिस्तान के माली मामलात के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त होगी। और जहां तक बात है कि नवाज शरीफ साहब अपने मुल्क में नहीं आ सकते, तो मुल्क में ना आने के बावजूद उस शख्स ने हुकूमत गिराई इमरान खान की, उसके बावजूद उसने अपने भाई को वजीर आजम बनाया, जो वो कहता है कि मैं अपने भाई के कहने पे चल रहा हूँ। उसका पाकिस्तान ना आने के बावजूद उस शख्स वो बैठा यहाँ से हुक्मरानी कर रहा है, और उस बंदे के तकरीबन तमाम जितने लगाए गए वोटर वो जो वजीर है सारे वो उसके तहत है। अभी मेरे दोस्त काजमी साहब ने कहा कि अभी उनकी सपोर्ट नवाज शरीफ की ही है, वो आएंगे तो वोट बनेगा। तो भाई जिसकी वोट है, जिसकी सपोर्ट है, तो हुकूमत भी वही करेगा। तो नवाज शरीफ ही तमाम फैसले कर रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान आने का फैसला है, तो अदलिया के जो मामलात हैं, जो चीजें हैं, आप सब देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ, जिस तरह फैसले हुए, तो ये पाकिस्तान वापसी में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया के वो फैसले हैं।
वो मुतसबाना रवैया है, जो कि ये इस साइड ये समझते हैं कि जो एक तरफ को जिनका झुकाव है। ठीक है। अतर काज़मी साहब, आपको भी ये लगता है कि अदलिया रुकावट है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में? नवाज शरीफ रेलिवेंट तो है पाकिस्तानी सियासत में? देखें, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। उनकी जमात का जो वोट है वो नवाज शरीफ साहब का वोट है। अगर आज आप नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दें और कहें कि शहबाज शरीफ साहब को जमात को कोई वोट देगा, नहीं, कोई वोट नहीं देगा, वोट मियां साहब का ही है, इसलिए वो रेलेवेंट हैं। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि उनके वापसी में क्या मसाइल हैं, यकीनन लीगल मसाइल हैं, और लीगल मसाइल जब तक वो उनके हल नहीं होंगे तो उनके लिए इशू होगा। वापस जब वो इधर आएंगे तो कानूनी मामलात को वो हल करना चाहते हैं वापस आने से पहले। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखें, ये कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में कोई मतलब जो हुकूमत है वो किसी आइन के तहत चलती है, किसी कानून के तहत चलती है, या फिर एक सजा याफ्ता मुजरिम जो मुल्क से मफरूर है वो बाहर से बैठ के फैसले करता है, तैनातियां करता है, वो जनाब वज़रा की तैनातियां करेगा, वो वजीरों को लगाएंगे, वो हुक्मरानी करेंगे। तो ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ना कि दुनिया तो इसको देखती है। अगर नवाज शरीफ साहब का इतना क्लाउट है तो भाई ये एक साल के अंदर हम 1 अरब लेने के लिए हमने नाक तक तो रगड़ दी अपनी IMF के सामने। ले दें वो जो 4 शाही खानदान लाइन में खड़े हैं मियां साहब को मिलने के लिए, उनसे कह दें कि वो दे दें $2 बिलियन। तो हकायक जो है ना वो ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। ज़मीनी हकायक ये हैं कि आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया है कि वो भारत जहां पे इंसानी हकूक की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वहां से जो हमने खलबोशन हमने पकड़ा हुआ, दीगर दहशतगर्द हम पकड़ते हैं जो हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, लेकिन आज आलमी सतह पर हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो भाई इतना ज़्यादा क्लाउट है तो ये क्लाउट इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? क्या ज़ाती खानदान के लिए इस्तेमाल करना है? शाही खानदान के बाद क्या बाइडन साहब भी लाइन में खड़े हैं उनसे मिलने के लिए? मैं देखें, वो ज़मीनी जो हकायक होते हैं वो जज्बात के तहत नहीं, वो देख के होते हैं। अगर आप देखें, क्या शाही खानदान ने कोई एलामिया जारी कर दिया कि हमने उनको बुलाया है या वो हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर शाही खानदान से वो $2 बिलियन ले लें, उसमें क्या इशू है? आपने तो अपना पोर्ट जो है वो उसके टर्मिनल 50 साल के लिए उनकी एक कंपनी को दे दिए $1 मिलियन के लिए। इन्वेस्टमेंट तो आई कोई नहीं 1 साल के अंदर। मुल्क की हालत ये हो गई है कि वजीर खजाना जो है वो सहाफ़ियों को मारने पे दौड़ते हैं अगर उनसे पूछा जाए IMF की डील की, और हमें बताया जा रहा है कि जी शाही खानदान 4 खड़े हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। ज़मीनी हकायक को देख के हमें अपना तबसरा भी करना चाहिए। पर अच्छी बात है अगर खड़े हों तो हमारी तो ख्वाहिश है जी मियाँ साहब भी आएँ और डॉलर भी लेके आएँ ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। नज़ीर लगारी साहब, इसाक डार साहब का भी तज़किरा हुआ, क्या सहाफ़ी सवाल नहीं पूछ सकता कि IMF से मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ? आप समझते हैं कि सहाफ़ी को सवाल नहीं पूछना चाहिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर उठकर वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं तो उनसे रोक के सवाल नहीं किया जाना चाहिए, फिर वज़ीर ख़जाना का रद्द-ए-अमल, इसको आप दुरुस्त समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक मैं समझता हूँ कि मुझे ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये एक बहुत ही बदतरीन वाक़या था जो कल जिस तरह से इसाक डार ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से शाहिद को उन्होंने थप्पड़ मारा। मैं समझता हूँ कि ये हम सबके मुंह पर एक थप्पड़ लगा है और मैं उसको फील कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल जैसे मुझे मारा गया है, ये इस तरह से। और ये कोई तरीक़ाकार नहीं, आप किसी भी हैसियत में हो, किसी भी आपकी हैसियत हो, सवाल सहाफ़ी पूछता है। लेकिन लगारी साहब, यह एक सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सारे सवालात पूछ लिए जाए फिर फॉलो करना चाहिए किसी लीडर को? नहीं, मैं समझता हूँ कि सवाल किसी वक्त भी पूछता है। आप अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपसे कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर आपने मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर आप आवाम को जवाब दे हैं तो सहाफ़ी को भी जवाब दें और किसी भी जगह पर जवाब दें। ये कोई ऐसी बात नहीं, और कोई ऐसा नहीं कि उस परमिशन से बाहर चले गए थे और या जनाब गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी चल पड़ी थी, या इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। और हमने देखा है कोई ऐसा इश्तियाल अंगेज माहौल नहीं था जिसके अंदर उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तकलीफदेह, इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई दुख की बात है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ी हमारे पीछे जाके सवालात करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ये रवैया दुरुस्त है या सियासतदानों का रवैया दुरुस्त है? मैं समझता हूँ दोनों तरफ से तजावुज़ है। ठीक। जो सहाफ़त हमने सीखी थी उसके कुछ आदाब थे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते थे लेकिन पीछा नहीं किया जाता था। अब हर बंदे के हाथ में कैमरा है और वो पीछा करने लग जाता है और वो फिर जिच भी करता है, जो मैं समझता हूँ कि तजावुज़ है सहाफ़त से। इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करना चाहिए, अगले का हक़ है कि वह सवाल का जवाब दे या ना दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो कमेंट्स कह दे, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है तो कैमरे भी ऑफ हो जाने चाहिए। ये आप 24 घंटे कैमरों की सर्वेलेंस में तो नहीं किसी को रख सकते कि आप फॉलो भी कर रहे हैं, गाड़ी में भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से तजावुज़ है। तो इसहाक़ डार साहब को भी अपना टेम्परामेंट और पेशेंस पे काम करना चाहिए और सहाफ़ियों को भी अपनी हदूद में काम करना चाहिए। मैं दोनों तरफ से उसको तजावुज़ देखता हूँ। और बाकी जो बात की गई है इससे पहले IMF की आपने इतनी ज़्यादा, वो अतर काज़मी साहब को तसल्ली रखनी चाहिए। 29 को जो बोर्ड मीटिंग है उसमें IMF का केस है और ये 9वां जायज़ा कामयाब हो जाएगा। वो उसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जो डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की पेरिस में और पाकिस्तान में, वो काफ़ी कामयाब रही है और हम IMF से ये डील स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए। आप थोड़े से एडवांस चल रहे हैं। मैं चाह रहा था आखिरी सेगमेंट में इस पर बात करते हैं। आखिरी सेगमेंट हमने रखा इसलिए था कि IMF से मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो रहा है। इसहाक़ डार साहब इतने पुरएतमाद हैं क्यों? लगता है कभी कभी इसहाक़ डार साहब भी तड़ी लगाते हैं IMF को, लेकिन साथ साथ बातचीत का अमल भी जारी है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद नज़ीर लगारी साहब। IMF क्या कर रहा है हमारे साथ? डार साहब तो कहते हैं कि मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा कर लेंगे। गुजारा कैसे होगा? दोस्त ममालिक से मदद ना मिले, पैसे ना आए, IMF किस्त ना दे, गुजारा होने का इम्कान है? जब आपने तय किया था कि हम इनके मोहताज होकर रहेंगे तो फिर आपको मोहताजी करनी होगी। आप अयूब खान के वज़ीर ख़जाना से लेकर और बाद के जितने वज़राए ख़जाना आते रहे उनको देखें आप, या तो आलमी इदारों से लेकर आते हैं और ऐसे ही इदारों से लेकर आते हैं जो IMF जैसे इदारे या वर्ल्ड बैंक के या सिटी बैंक के, वो आते हैं और आपके पास आकर आपकी इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लेते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं। वो पॉलिसी भी वैसी बनाते हैं। वो आपके लिए कोई आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की पॉलिसी तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने आपको इसी तरह से बांध कर रखना है और एप्लीकेशन देनी है और आपके चलने के लिए वही रास्ते बनाने हैं जो जिन पर आप चलकर अपने लिए ही गड्ढे खोदें। ये तो हो चुका है ना, इस तरह की चीज़ें। पाकिस्तान जो है एक ऐसा मजबूर महज मुल्क है। कितने पंखे लेकर आए थे जब मीर लायक अली गए थे। अभी बाबा कौम हयात थे जब अमेरिका गया था पहला वक्त, और जाकर वहाँ पर जो अपने इमदाद के लिए गया था। और पहली 6 लाख की डॉलर की इमदाद से पहले कुछ पंखे मिले थे इनको और वही पंखे लेकर जो है इन्होंने समझा था कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हो गई है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें महंगी पड़ी हैं और एक ऐसा साम्राज्य एक शिकंजा हमारे ऊपर कस दिया गया है जिससे निकलना हमारे लिए आसान नहीं है और हमने खुद मुख्तारी की तरफ हमने अपनी मंजिल तय नहीं की है। आपको पता है कि ईरान जो है वो कितने अरसे से पाबंदियों का सामना कर रहा है, लेकिन एक बात और भी है, जो दुनिया का इतना बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है वो अपने मुल्क के अंदर राशनिंग करता है तेल की और 3 लीटर से ज्यादा किसी कार को तेल नहीं देता है। जब हम वहां पर गए थे तो हमने देखा था कि 3 लीटर कार है, लोग हफ्ते भर के लिए रखते हैं अपना कोटा बचाकर, फिर जाकर हफ्ते में एक बार निकलते हैं, बाकी पब्लिक सर्विस में सफर करते हैं। तो हमारे यहाँ वहाँ अफसर भी, मैंने सफरतकारों को देखा है और वजारत खारजा के अफसरान को देखा है कि वो इसी तरह से सफर करते थे। लेकिन हम तो शाही लोग हैं ना, हम भीख मांग कर जो है अपनी अयाशें करते हैं, मजे करते हैं। 6-6 गाड़ियाँ चलाते हैं हम एक वजीर की गाड़ी के साथ, एक अफसर की गाड़ी के साथ 6-6 गाड़ियाँ। जी बिल्कुल ऐसा होता है। अतर काज़मी साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ मामला तय पा गए हैं IMF के साथ? मुजम्मल साहब तो नवीद सुना रहे हैं कि जी बस मामला 29 तारीख को फाइनल हो जाएगा। देखिए, ये जो IMF के साथ मसला है ना, ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला है। इसके ऊपर सबको मिलके एफर्ट करनी चाहिए। जो भी एफर्ट हो रही है, अगर मामला तय हो जाते हैं तो यकीनन ये एक अच्छी खबर होगी। इशू ये रहा है कि हमें मलिक साहब बार बार ये बताया जाता रहा कि जी मुआहदा हो गया है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने से हम सुन रहे हैं। तो जो हुकूमत ने बार बार ये कहा कि जनाब अगले हफ्ते डील हो जाएगी, उससे अगले हफ्ते डील हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई।
तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म के खदशात पैदा होते हैं। अगर इस तरह की कोई मुआहदा हो जाता है तो ज़रूरी है, हमारी इकॉनमी के लिए भी ज़रूरी है, और इकॉनमी जिस नहज पे पहुंची है उसमें इस हुकूमत का किरदार भी होगा अपनी जगह पे, यकीनन है। लेकिन ये 70-75 साल की कहानी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर सबको गौर करने की ज़रूरत है कि क्या इसी तरह हम अपना मुल्क चलाते रहेंगे। सियासी इख्तलाफात और इन चीज़ों से ऊपर निकल के थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से हमें देखना पड़ेगा। आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ, जिस तरीके से मोदी साहब के सर के ऊपर हाथ रखा गया, और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, यहाँ पे देखें सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें हम सब लोग, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे पाकिस्तान का मफाद होता है वहाँ पे सबको एक कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, चाहे कोई हुकूमत में है या अपोजिशन में है। हम उम्मीद यही करते हैं कि जनाब ये डील हो जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। ये मुजम्मिल साहब, कलेक्टिव अप्रोच हमें नज़र तो आ रही है। जरदारी साहब की कल की बड़ी तफसीली ब्रीफिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि सरमायाकारी भी आएगी, बिसा के मैशत पर हम दस्तखत करने को भी तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो इंडस्ट्री के लिए बातचीत की कि पीपल्स पार्टी अपना क्या किरदार अदा करेगी इंडस्ट्री की बहाली के लिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास, IMF से मामला तय ना हुए तो? देखिए, वो मुश्किल ऑप्शंस हैं, वो कोई आसान ऑप्शंस नहीं हैं। ऑप्शंस हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल ऑप्शंस हैं, उसमें काफ़ी तकलीफ़ है और उसको अवॉइड करना चाहिए कि आप उतनी तकलीफ़ में न जाएं। बेहतर ऑप्शन तो IMF ही है। और मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए राह हमवार हो गई है। एक जमात जो इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, देखें ना, हमने एक बंदे को वज़ीर आज़म के तौर पे भी देखा और अपोजिशन के तौर पे भी देखा, वो पाकिस्तान में ना किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार था, ना किसी के साथ बैठकर काम करने को तैयार था, अलग कमरे में रूठ के बैठा रहता था। तो अब एक मुल्क तो इत्तफाक़ राय से चलता है, इसमें नेशनल कंसेंसस चाहिए, तो अब नेशनल कंसेंसस मौजूद है और मैं समझता हूँ हर जमात ने चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार है और अगले इलेक्शन के बाद हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी नज़र भी आ रहा है कि वो हो जाएगा। बाकी हमें एक इकोनॉमिक सर्जरी की ज़रूरत है जो अगले इलेक्शन के बाद नई पार्लियामेंट करेगी और जिसके नतीजे में हमें अपनी लॉस एंटिटीज से जान छुड़ानी है और जो चीज़ों पे हम खसारा कर रहे हैं, बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं, ये सब चार्टर ऑफ इकॉनमी में तय हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे जो इकॉनमी हमारा फोकस है उससे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। बाकी जो बात की अभी अतर कादमी साहब ने मोदी और बाइडन के मुश्तरका एलामिया वाली, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अतर कादमी साहब से कि वो मोदी और ट्रंप का एलामिया पढ़ लें जो तहरीक इंसाफ के दौर में आया था, जब ट्रंप पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त था और कश्मीर पर सालसी कर रहे थे। यही सारे फ़िक्रे उसमें भी मौजूद हैं। फिर मैं इन्हें यही कहूँगा कि वो मोदी और ओबामा वाला मुश्तरका एलामिया भी पढ़ लें, उसमें भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये कोई नया एलामिया नहीं मोदी साहब ने जाके जारी कर लिया और कोई नया सर पे हाथ नहीं हो गया। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की ये बात कर रहे हैं, पीछे 2 इलेक्शंस मोदी साहब 2 स्टेट्स के हारे हैं और कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली है पीछे एक स्टेट में और एक और स्टेट वो हारे हैं। तो लिहाजा मोदी ने पिछला इलेक्शन भी जो था वो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म रख के चौकीदार के नारे पे लड़ा था। अब 24 में वहाँ फिर इलेक्शन है, तो हमें गर्म सरहदों के लिए दोबारा तैयार होना चाहिए, क्योंकि मोदी की इलेक्शन स्ट्रेटजी यही होती है और वो पिछली हुकूमत के दौर में भी यही थी और इस हुकूमत के दौर में भी यही है। उसका मलबा किसी हुकूमत पर डालने की ये कोशिश ना करें और माजी के सारे मुश्तरका एलामिये ट्रंप वाले और बाइडन वाले पढ़ के फिर तजिया कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अजहर जावेद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो मियां नवाज शरीफ को लंदन में ब्रीफ किया है फ्रांस की मुलाकातों का, उसमें क्या अहम चीज़ क्या है कि क्या मुतमिन है शहबाज शरीफ साहब इन मुलाकातों के बाद? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात इनकी तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात की जो एवनफील्ड हाउस में खाने की मेज़ पर की हुई और बाद में भी बैठे रहे। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने तफसीली तौर पर बताया कि IMF के साथ उनकी बड़ी हद तक मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनकी तवक्को है कि अगले चंद दिनों में मुआहिदा साइन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्लान बी पाकिस्तान सोच रहा है, जो पाकिस्तान IMF का मुआहिदा बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन जो खुद इन्हसारी है वो IMF से आगे ले जाने के लिए दूसरी तरफ ये खलीजी ममालिक के साथ जो एक मुआहिदात या जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होने जा रहा है उसको चाइना की भी बैकिंग है। और ये नवाज शरीफ का जो दौरा है ये कोई आम दौरा नहीं है,
इस दौरे के दौरान वही पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उस हवाले से तफसील से बात होनी है। न सिर्फ तफसील से बात होनी है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्री हो चुकी हैं। उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी कल अबू धाबी जा रहे हैं और मुझे तवक्को है या मेरे ये कह सकते हैं कि दोनों की शायद इकट्ठे भी मुलाकातें हो रही हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, तो और वो प्राइम मिनिस्टर भी साथ होंगे और नवाज शरीफ भी साथ होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर होगा ये नवाज शरीफ का दौरा जो अबू धाबी का है, यूएई का और सऊदीया का भी। जहां तक IMF का ताल्लुक है, उसके पीछे भी आपको पता है कि एक सियासी जमात उस वादे को रुकवाने के लिए किस हद तक गई। उन्होंने ना सिर्फ IMF को खत लिखा बल्कि उन्होंने हर किस्म के रोड़े अटकाए। जो काजमी साहब की बात है ना कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तो अब सबको सोच के हम IMF के हवाले से या कोई भी मुआशी प्लान है तो सबको मिलकर उस पर काम करना चाहिए। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है प्रोग्राम के लिए, आपसे बड़ा शॉर्ट कमेंट चाहूँगा मैं कि इस वक्त जो हमें लग रहा है कि हमको एक नई मुआशी पॉलिसी के साथ साथ खारजा पॉलिसी के हवाले से भी एक बड़ी मेजर तब्दीली करने वाले हैं, आपको भी लगता है? हाँ, सबको लग रहा है, हमें भी लग रहा है। और इसलिए कि इस खारजा पॉलिसी हमने 75 साल में हमने क्या हासिल किया? हमें तो सिर्फ एक चौकीदार स्टेट बनाया गया। हमें कहा गया कि तुम, हमें शाबाश दी गई, तुम शाबाश, तुम फ्रंट लाइन स्टेट के जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट हो हमारे सेंट्रल कमान के, और तुम्हें हम डिगो गार्सिया में हार पहनाएंगे और तुम हमारी खिदमत बजा लाओगे, तो हम उनकी खिदमत बजा लाते रहे। अगर हम इससे शिफ्ट होता है और पॉलिसी शिफ्ट होता है तो हम कहाँ कहाँ मुश्किलात उठाएंगे। हम अगर बावकार तरीके से ताल्लुकात रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी खुददारी को, अपने वकार को पेश नजर रखना होगा। हमें एक नहीं है भिखारी के तौर पर नहीं जाना होगा, और फिर ये भी नहीं कि भिखारी हम शाही भिखारी बनते जाते हैं। हम भिखारी जा रहे हैं और इस तरह जाते हैं कि जैसे कोई शहनशाह मौजम जा रहा हो। तो हमें अपनी हैसियत के मुताबिक जाना चाहिए। हमने एक वज़ीर आज़म को देखा था, जनरल असम्बली में आया हुआ था, वो इसी सूट को बड़े मुल्क का था, इसी सूट को खुद जाकर रात में धोकर सुबह उसी को इस्त्री करके खुद जाता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, मुज़म्मिल साहब, मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, देखें, आप खारजा पॉलिसी की तब्दीली की बात करते हैं। आप आज देखें रूस में क्या हो गया है। वहाँ पर उनकी अपनी ही एक 25,000 फौज ने, जो उनकी वैगनार ने बगावत कर दी है। खाना जंगी का समा है। और फिर IMF से जो ये डील है उसके लिए कल पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान को तनहा नहीं कर रहे हैं और हम IMF को रोक नहीं रहे हैं कि आपसे मुआहदा करें। तो कल वो सिग्नल आ गया था। हमें अपने वेस्ट से ताल्लुकात को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। GSP प्लस है यूरोप के साथ, ट्रेड के सबसे बड़े पार्टनर हैं, हमारी एक्सपोर्ट सारी उनके साथ हैं। तो जो लोग ये बात करते हैं ना कि जब हम रूस की तरफ चले जाएं, चीन की तरफ चले जाएं, तो आज रूस का हाल तो देख लें कि वहाँ हो क्या रहा है, तो उसके बाद कोई हमें मशवरा दे कि हम बदल दें और अपने कैंप्स बदल लें। ठीक है। अतर काज़मी साहब, हम बैलेंस खारजा पॉलिसी पे आ गए हैं या हमारा टिल्ट बदलने वाला है? देखें, बैलेंस खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। मगरिब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। अब गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान देख लें कि बरतानिया ने आपको कितने अरब डॉलर की इमदाद दी है, अमेरिका ने कितने अरब डॉलर की इमदाद दी है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा केस ही ये है कि हम, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्ट हो, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रखने भी चाहिए, और यही वक्त की ज़रूरत है। अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुराना वक्त देने का। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, नज़ीर लगारी साहब और लंदन से अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।